Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and welcome back to Science of Society lecture series, and today we are going to discuss our lecture number 4, and the topic of our discussion is Foundations of Society. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने लगे हैं वन बाय वन उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, और उसके बाद विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम हम जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। सेकंड हम पढ़ेंगे फंक्शनल फाउंडेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन क्या होता है, मॉरल एंड कोहेसिव फाउंडेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल फाउंडेशन, व्हाई वी यूज पावर फाउंडेशन इन आवर सोसाइटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पोरल फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज द इनविजिबल फाउंडेशन। ठीक है, ये चीजें हैं जो हमने इस लेक्चर में कवर करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन and that is what hold us together। ठीक है, तो आप कोई 10 सेकंड के लिए अपने दिमाग को रनिंग में लेके आए और सोचें कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें सोसाइटी से बांध के रखती है, या एज अ सोशल पर्सन, एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग, या एज अ सोसाइटी हमें क्या वो चीज है जो हमें एक साथ रखती है। ठीक है, तो according to my knowledge and according to my opinion, the answer is G. We are held together by a complex web of shared institutions, moral codes, cultural meaning and legitimate power structures that we inherit at birth। यानी बाय बर्थ ही जो चीज़ें हमें इनहेरिटेंस में मिलती हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस, मॉरल कोड्स, कल्चरल मीनिंग और लेजिटिमेट पावर स्ट्रक्चर्स, ये सारी की सारी चीज़ें ही हमें बांध कर रखती हैं। ठीक है, अल्टीमेटली वी आर सिमल्टेनियसली टेनेंट्स एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था स्टांस। ठीक है, इसी स्टांस को लेते हुए हम अपने इस पहले चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि हमारा स्टांस हर एक टॉपिक के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, यानी वी इनहेरिट द स्ट्रक्चर। किस स्ट्रक्चर को हम इनहेरिट करते हैं? वी लिव विद इन इट्स रूम, जिसके अंदर हम रहते हैं, एंड बाय आर डेली एक्शंस, आर वोट्स, आर कॉन्वर्सेशंस एंड आर रेजिंग of children, we are constantly pouring new concrete, replace rotten beams, and if we dare redesigning the blueprint of the next generation। ठीक है, यानी एक चीज तो ये कि जो हमें इनहेरिटेंस में मिला, हम उसी की वॉल्स में रहते हुए अपने डेली एक्शंस, अपने वोट्स, अपनी कॉन्वर्सेशन और अपने बच्चों को पालते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कॉन्स्टेंटली क्या करते जा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है ना, वो उस रोटन बीम्स को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम इसी तरह से करते रहे तो एक वक्त ऐसे आएगा कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो एक न्यू ब्लूप्रिंट के साथ सामने आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली फाउंडेशन, जिसे फंक्शनल फाउंडेशन कहा जाता है। दिस फाउंडेशन इज यूज्ड टू मीट द बेसिक ह्यूमन नीड्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो कहा यह जाता है कि सोसाइटी एक ऐसा सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसके बगैर ह्यूमन बींग्स एक शिकार बन के रह जाएंगे। ठीक है, हर सोसाइटी को ना 4 तरह के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं: इकोनॉमी, government and politics, law, religion and community norms, and fourth one is family and education। ठीक है, ये 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना हर सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर इन चारों में से कोई एक भी कोलैप्स कर जाता है तो फाउंडेशन क्रैक कर जाती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एगिल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एगिल कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको हम इस टेबल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चारों फाउंडेशंस हैं, इनके जो चारों इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हर एक रोल प्ले करते हैं, और उन्हीं रोल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक एक्रोनियम बनता है, उस एक्रोनियम को हम एगिल कह देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इकोनॉमी। इकोनॉमी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? अडेप्टेशन। अब इसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह से होगी कि आप अपने रिसोर्सेज को सिक्योर करते हैं, कहाँ से? इन्वायरमेंट से, ताकि आप लोगों को फीड कर सकें, लोगों को क्लॉथ्स दे सकें और घर दे सकें। ठीक है, दूसरा इसका गोल क्या होता है? गोल यानी इसका जो दूसरा फंक्शन होता है वो क्या होता है? गोल अटेनमेंट। अब ये क्या कौन काम करता है?
गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स नाम का जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो ये काम करता है कि वो गोल्स अचीव करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना और कलेक्टिवली प्रायोरिटी देना ताकि हम उन्हें ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर सकें और यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन, या थर्ड फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो सोशल इंस्टीट्यूशन है कौन सा है, लॉ, रिलीजन एंड कम्युनिटी नॉर्म्स, ठीक है। अब इन तीनों का काम क्या होता है, दे मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सब को मैनेज करना और कोऑर्डिनेशन के साथ चलना, इन तीनों का काम होता है, लॉ का, रिलीजन का और कम्युनिटी नॉर्म्स का, ठीक है। लास्ट पर जो चीज आ जाती है दैट इज पैटर्न मेंटेनेंस, जिसको लेटेंसी कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर फैमिली एंड एजुकेशन। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये कल्चरल वैल्यूज और मोटिवेशंस को नेक्स्ट जनरेशन तक पास करते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते तो ऑटोमेटिकली हमारी जो फाउंडेशंस हैं, जो फंक्शनल फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी है वो क्रैक करने लग जाती है, ठीक है। अगर इकोनॉमी फेल हो जाएगी तब भी ऐसा होगा, अगर गवर्नमेंट ग्रिडलॉक हो जाएगी तब भी ऐसा होगा, अगर लीगल सिस्टम करप्ट हो जाएगा तब भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं अगर ये अडेप्टेशन ठीक नहीं कर पाते, गोल अटेनमेंट नहीं कर पाते, इंटीग्रेशन नहीं कर पाते या लेटेंसी नहीं कर पाते तो हमारी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। अब ये स्ट्रक्चरल फाउंडेशन क्या होती है, इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटी हमने पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। जिसने वो नहीं सुना आई वुड रिकमेंड कि आप उसको सुने और ताकि आपको आइडिया हो सके कि व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटी मीन्स सम सोशल इंस्टीट्यूशंस and the social institutions are structural supporting beams of society, enduring systems of norms and roles designed to meet functional needs, ठीक है। यानी जो फंक्शनल नीड्स हमें चाहिए थी ना, उन नीड्स को पूरा करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारी सोसाइटी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उन्हें सोशल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। और सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसका एक क्विक सा रिव्यू देंगे ताकि इजीली आपको समझ आ जाए एंड वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन इज फैमिली। इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका काम होता है किसी भी पर्सन की रिप्रोडक्शन, उसको अर्ली सोशलाइजेशन सिखाना और इमोशनली सिक्योरिटी सिखाना, ठीक है। दिस इज द वेरी फाउंडेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ किनशिप एंड इनहेरिटेंस सिस्टम, ठीक है। तो विरासत का जितना भी निजाम है वो सारे का सारा फैमिली देखती है। सेकेंड इंस्टीट्यूशन इज एजुकेशन। एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन आपके नॉलेज को सिस्टमेटिकली आपके अंदर ट्रांसमिट करती है, आपको स्किल्स सिखाती है और कल्चरल वैल्यूज सिखाती है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम का एक काम होता है कि वो आपको हिडन करिकुलम सिखाती है, किस चीज का, ओबीडियंस का, पंक्चुअलिटी का एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी का, कि आपने अपने से अथॉरिटेटिव लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है, आपने अपनी टीचर के साथ बिहेव कैसे करना है, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे करना है, आपने कॉलेज के डीन के साथ कैसे बिहेव करना है, या उसके अलावा आप जहां अपने वर्किंग प्लेस पे आप अपने बॉस के साथ क्या बिहेव करोगे, ये सारी चीजें आपको एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। नेक्स्ट आ जाती है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का काम क्या होता है, इकोनॉमी का काम होता है कि जो चीजें हमारी डेली यूज की हैं उसकी प्रोडक्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इनको गवर्न करना इकोनॉमी का काम है, ठीक है। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना उन सबको कहाँ पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना उसको यूज करना है और किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, ये काम इकोनॉमी का होता है, ठीक है। इकोनॉमी ऑल्सो डिक्टेट्स कि कौन क्या कब और कैसे हासिल करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रहता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी पॉलिटिक्स, ठीक है। ये क्या करती है, ये यूज ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स की मोनोपोली हैंडल करती है, ठीक है। यानी इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये फोर्सफुली अपनी बात मनवा सके, और ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इंटरनल ऑर्डर और एक्सटर्नल डिफेंस कायम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन आ जाता है रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम। अब रिलीजन और बिलीफ सिस्टम क्या होता है, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो आपको एग्जिस्टेंशियल मीनिंग देते हैं,
मॉरल कोड्स देते हैं और कम्युनिटी बॉन्डिंग देते हैं। यहाँ तक कि वो सोसाइटीज जहाँ पर कोई प्रॉपर रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता, वहां पर भी सिविल रिलीजन्स होते हैं। वो क्या होते हैं? जिनमें सोसाइटी बॉन्ड बन के रह सके, लाइक पैट्रियोटिज्म। ठीक है, तो अगर कोई एरिया ऐसा है जहां पर कोई रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता, तो वहां पर पैट्रियोटिज्म नाम का एक रिलीजन जो है वो फॉलो किया जाएगा, ताकि सोसाइटी में अमन अमान कायम रहे। ठीक है, लास्ट इंस्टीट्यूशन which determines how information is disseminated and how public consensus or division is manufactured is called media। ठीक है, तो मीडिया वो इंस्टीट्यूशन है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जिम्मेदार होता है, लेकिन उसे किस तरह से प्रोवाइड करना है और कैसे डिवाइड करना है, ये काम मीडिया का होता है। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी खराब हो रहा है तो आपकी सोसाइटी की बेस हिल जानी है। ठीक है जी। नेक्स्ट फाउंडेशन इज मोरल एंड कोहेसिव फाउंडेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये क्या करती है, ये बचाती है सोसाइटी को किससे? chaotic वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल के। ये कहना था थॉमस हॉब्स का। यानी अगर किसी सोसाइटी में मॉरल और कोहेसिव फाउंडेशंस हैं तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर आप एक दूसरे से लड़ोगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये फाउंडेशन का होना जरूरी है। इसी चीज को आगे एमिली डॉर्कहीम ने जो है वो प्रमोट किया और उसने कहा कि सोसाइटी में दो तरह की सॉलिडेरिटी होना बहुत जरूरी है, एक मैकेनिकल और दूसरी ऑर्गेनिक। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या होती है? इसका मतलब होता है कि सोसाइटी में यूनिटी तभी कायम आएगी जब लाइकनेस होगी, जब सेमनेस होगी, यानी हर बंदा सेम वैल्यूज और रोल्स को जो है वो जब शेयर करता है तो सोसाइटी में यूनिटी आ जाती है। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी भी होती है, ये मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल रिलायंस होना चाहिए सोसाइटी में। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन हम डिफरेंट होने के बावजूद, यानी वो ऑर्गन्स डिफरेंट होने के बावजूद डिपेंड हैं किस पर? एक दूसरे पर। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है द सेकेंड कॉन्सेप्ट के द कलेक्टिव कॉन्शियंस क्या होता है। ठीक है, ये वो बिलीव्स होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं और मॉरल एटीट्यूड्स होते हैं जो सोसाइटी के अंदर सेम डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। ठीक है, ये हमेशा वही चीजें करनी पड़ती हैं लोगों को कि जब कोई सामने है और जब कोई सामने नहीं है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल कि आपको कहा जाए कि यू आर केपेबल ऑफ कास्टिंग वोट। अब ये कलेक्टिव कॉन्शियंस है कि आपको देख रहा है कोई या नहीं देख रहा, आपके दिमाग में ये बात है कि भाई मैं वोट कास्ट कर सकता हूं तो मैंने करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज सोशल ट्रस्ट या सोशल कैपिटल। ठीक है, इसे कहा, ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट पुतनम ने। ठीक है, इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि कनेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स, नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी और ट्रस्टवर्दीनेस इज एसेंशियल फॉर द मॉरल एंड कोहेसिव फाउंडेशन। ठीक है, अब वो क्या कहता है? कहता है अगर आपकी सोसाइटी में सोशल कैपिटल हाई है तो क्या होगा कि नेबर्स एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, सिटीजन्स अपना टैक्स पे करेंगे और ब्यूरोक्रेसी अपना काम बड़े अच्छे से करेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये सोशल ट्रस्ट नहीं है तो फाउंडेशंस क्रम्बल होने लग जाएंगी और करप्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट फाउंडेशन आ जाती है कल्चरल फाउंडेशन। अब कल्चरल फाउंडेशन को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कल्चरल फाउंडेशन क्यों जरूरी है, यानी कल्चर क्यों जरूरी है हमारी सोसाइटी में। तो सोसाइटी को जरूरत है एक ऐसे यूनिवर्स ऑफ मीनिंग की जो कि बिल्कुल यूनिवर्सल हो। ठीक है, यानी यूं समझ लें एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए जो कलेक्टिव लाइफ को डिस्कस करता हो, डिस्ट्रीब्यूट करता हो और शो करता हो। ठीक है, यानी डिस्प्ले करता हो। अब उसमें सबसे पहले जो चीज हमारे पास आ जाती है वो आती है लैंग्वेज। यानी हमारी ये जो लैंग्वेज है दैट इज नॉट जस्ट अ कम्युनिकेशन टूल, लेकिन ये एक फ्रेमवर्क भी है ताकि हम रियलिटी को परसीव कर सकें। और ये क्या कैरी करता है? हिस्ट्री, ह्यूमर और विजडम।
ठीक है, यानी लैंग्वेज सिर्फ बोलने चालने का काम नहीं है, बल्कि इसके अंदर हिस्ट्री भी है, ह्यूमर भी है, विजडम भी है, और ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हम रियलिटी को परसीव करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जी सिंबल्स एंड रिचुअल्स। तो हर लैंग्वेज के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं और कुछ रिचुअल्स होते हैं, यही हमारी सोसाइटी को सोसाइटी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लैग है किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का, वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं होगा। आप उसके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं ना, अपने किसी भी फैब्रिक के लिए नहीं रखेंगे, किसी भी क्लॉथ के लिए नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपकी इंटेंशंस और उसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हैं। ठीक है, इसी तरह वेडिंग रिंग है तो वो कोई एक आम ज्वेलरी नहीं होगी, बल्कि इट रिप्रेजेंट्स एन अनब्रेकेबल बॉन्ड। रिचुअल्स में हम किस तरह से ग्रीट करते हैं, हम किस तरह से सेरेमनीज को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम जो है वो कम्युनल बॉन्ड्स को रीइंफोर्स करते हैं, और हमारी जो हिस्ट्री है किस तरह से वो इक्वल है। ठीक है, अब हर ऑब्वियसली बात है, जो रिचुअल्स हैं, जो रिवायात हैं, वो अचानक से तो नहीं ना आ गई, वो तो नस्ल दर नस्ल चली तो उसे रिवायात कहा गया। ठीक है, उसके बाद रहता है मिथ्स एंड ओरिजिन स्टोरीज। अब मिथ्स एंड ओरिजिन स्टोरीज क्या होता है? मिथ का मतलब होता है ऐसी बात जिसका कोई लॉजिक ना हो, लेकिन बस कह दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल के शीशा टूटने से कोई नुकसान हो जाता है, काली बिल्ली आने से सफर खत्म कर देना चाहिए, दैट इज ऑल मिथ्स, इसकी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। और इसी तरह ओरिजिन स्टोरीज से मुराद एज अ पंजाबी नेशन हीर रांझा की कहानी, ये ओरिजिन स्टोरीज है। ठीक है, या अगर ये हातिम ताई की कहानियां, या जितने भी वो आप कह लें कि एडवेंचरस स्टोरीज हैं, जो फेबल्स हैं, ये नस्ल दर नस्ल हमारी सोसाइटी को कल्चर प्रमोट करने के लिए सुनाई जाती हैं। ठीक है, अब ये सारे के हर सोसाइटी जो होती है उनके अंदर फाउंडेशनल नरेटिव होता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो मिथ्स हैं ये प्रोवाइड करती हैं शेयर्ड आइडेंटिटी एंड मोरल डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर, कि मतलब जो लोग उस तरह से बिहेव करते हैं उन्हें ही द स्पेसिफिक रिजल्ट मिलता है। यानी अगर आप ब्रेवरी दिखाएंगे तो आपको कोई शहजादी मिलेगी, अगर आप ब्रेवरी नहीं दिखा रहे आपको शहजादी नहीं कोई मिलनी। समझ आ रही है बात की? इसी तरह से अगर आप हक के लिए लड़ेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, अगर आप हक के लिए लड़ते नहीं हैं तो कोई आपको हीरो भी नहीं कहेगा और आपकी इज्जत भी नहीं होगी। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट वन इज द पावर फाउंडेशन। अब पावर फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन ऑर्डर, कोअर्जन एंड लेजिटिमेसी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पावर डायनामिक्स होता है। पावर डायनामिक्स क्या होता है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसको समराइज करके ही मैं बताऊंगी। पावर डायनामिक्स का मतलब होता है कि हर इंसान को सोसाइटी में इक्वली पावर नहीं दी जाती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है कि लोग किस तरह से रूल्स को ओबे करेंगे अगरचे वो नहीं चाहते कि वो करें। ठीक है, इसलिए पावर डायनामिक्स होती है, किसी को ज्यादा पावर दे दी जाती है और किसी को कम दी जाती है। अब जिसको कम दी जाती है ना, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दैट हाउ दे आर सपोज टू डू व्हेन दे डोंट हैव द पावर एंड व्हेन दे डोंट वांट टू ओबे द रूल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है लेजिटिमेट एंड अथॉरिटी। ये मैक्स वेबनर ने थ्योरी पेश की थी, उसने कहा था कोअर्जन इज एक्सपेंसिव एंड इनएफिशिएंट, society build legitimacy, the belief, legitimacy क्या है? the belief that the power structure is right and just। ठीक है, यानी कि पावर का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक है और इंसाफ मुंसिफाना है, ये मैक्स वेबनर ने कहा था। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो 3 तरह की अथॉरिटीज आ जाती हैं। पहली आ जाती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ये होती है रिवायात की बेस पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब जैसे हमें अपने पेरेंट्स का हुक्म मानना पड़ता है, बिकॉज दे आर सुपीरियर टू अस। करिज्मेटिक अथॉरिटी होती है ऐसे लोग जिनकी पर्सनालिटी में करिज्मेटिक चार्म होता है, वो लीडर बन जाए तो उनकी बात मानने को दिल करता है, वो आपके फ्रेंड जोन में है तो आपका दिल करता है कि उसकी हर बात को माना जाए। ठीक है, तो वो ना चाहते हुए भी आप पर अथॉरिटेटिव बन जाते हैं। ठीक है, आप उन्हें अथॉरिटी समझने लग जाते हो। थर्ड वन इज लीगल रैशनल अथॉरिटी, ये वो है जो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर पर बेस करती है और ये स्ट्रिक्टली भी अपने लॉज को आपके ऊपर इन्फोर्स कर सकती है क्योंकि ये लीगल है। ठीक है, एक और चीज जो हमने इसमें पढ़नी है वो हमें बताई थी एंटोनियो ग्राम्स्की ने। उसने कहा था हिजमनी एक कॉन्सेप्ट होता है,
यानी द रूलिंग क्लास रूल्स थ्रू आइडियाज नॉट जस्ट फोर्स। यानी ये जितने भी अरिस्टोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने आइडियाज के थ्रू आपके ऊपर रूलिंग करते हैं, फोर्सफुली नहीं करते। ठीक है, ये अपनी वैल्यूज को प्रोजेक्ट करते हैं एज नेचुरल एंड कॉमन सेंस। इसकी सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो हम वेस्ट के कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अब वेस्ट के कल्चर में लिव इन रिलेशनशिप्स आर कॉमन, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड कॉन्सेप्ट्स आर कॉमन। तो ये उन्होंने फोर्सफुली नहीं हमें कहा कि हम भी ऐसा करें, लेकिन वी आर इंस्पायर्ड सो मच दैट टू हैविंग अ बॉयफ्रेंड एंड टू हैविंग अ गर्लफ्रेंड इज क्वाइट नॉर्मल इन दीज डेज। सेम इज द केस विद द ड्रेसिंग सेंस ऑफ आवर यूथ। एज वी नो कि हमारा कल्चर जो है वो वेस्टर्न ड्रेसिंग को अडॉप्ट नहीं करता, बट हम पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने कहा नहीं। अब ये हिजमनी जो कॉन्सेप्ट है, ये पावर फाउंडेशन है जो हमारी सोसाइटी के अंदर होती है। ठीक है, हमें अब चूंकि अंग्रेज हैं, रूलिंग क्लास है, वो सुपीरियर हैं, सुपर पावर हैं, तो वो हमें फोर्सफुली क्यों कहेंगे कि आप हमारे कल्चर के कपड़े पहनो, आप हमारा कल्चर फॉलो करो। हम चूंकि वो रूलिंग में है, हम उन्हें देखा देखी करने लग जाएंगे। ठीक है, तो दिस फाउंडेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द ऑप्रेस्ड वॉलंटियरली एक्सेप्ट द सिस्टम बिकॉज दे बिलीव इट्स द ओनली पॉसिबल सिस्टम। होपफुली आई हैव क्लियर द पॉइंट के असल में जो क्लास होती है ना, जो ऑप्रेस्ड क्लास होती है, वो जब ये समझ लेती है ना कि दिस इज द ओनली थिंग जिससे हम अपने आप को सर्वाइवल मोड पर ला सकते हैं, जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो चुप करके उनके आइडियाज को, चुप करके उनके कल्चर को, चुप करके उनकी नॉर्म्स को और सोसाइटी को फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है द टेम्पोरल फाउंडेशंस। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज टेम्पोरल फाउंडेशन? टेम्पोरल फाउंडेशन मीन्स सिविल फाउंडेशन which is based on time, continuity and change. Foundation must manage the paradox of stability and change. अब इस पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि हमारे पास ना सोशल रिप्रोडक्शन आती है किस तरह से, यानी टेम्पोरल फाउंडेशन है ना, तो टेम्पोरल मीन सिविल, यानी लोग, वो लोग जो नॉर्मल यूनिफॉर्मिटी के साथ बिलोंग करते हैं सोसाइटी में। तो सोसाइटी कैसे मेंटेन कर लेती है कॉन्टिन्यूटी को अक्रॉस जनरेशंस? हम कैसे एक ही माइंडसेट को जनरेशन टू जनरेशन डेवलप करते चले जाते हैं? ये तब होता है जब हमारी डेली हैबिट्स में वो चीज शामिल हो, हमारी स्कूलिंग में वो शामिल हो और हमारी पेरेंटिंग में शामिल हो। वी अनकॉन्शियसली टीच चिल्ड्रन टू स्पीक द सेम लैंग्वेज, प्रैक्टिस द सेम मैनर एंड बिलीव इन द सेम आइडियल्स। ठीक है, इसे कहते हैं सोशल रिप्रोडक्शन। आपको पता चल गया होगा कि टाइम, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज का मतलब क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोशल चेंज। नाउ दिस इज द थिंग विच स्पेसिफिकली कंसर्न्स अबाउट द चेंज। ठीक है, अब इसके लिए जरूरी होता है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस, यानी हमें ये पता चले कि इनइक्वालिटी क्या है, रिसोर्स डिप्लेशन क्या है, और एक्सटर्नल शॉक्स भी हमें मिले, जैसे क्लाइमेट चेंज मिल गया, इन्वेजन मिल गया, कोई हमला हो गया हम पर, टेक्नोलॉजी हो गया, यानी वो चीज जो फाउंडेशन को स्ट्रेस्ड आउट करे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन से मुराद हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म की तरफ आते हैं, रिफॉर्मेशन की तरफ आते हैं, एंड देन क्या आता है, रेवोल्यूशन। ये फाउंडेशन कंप्लीटली क्रैक हो जाती है। ठीक है, moral, structural and power bases are violently overturned and rebuilt. ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारी जो फाउंडेशन है दैट इज द इनविजिबल फाउंडेशन, जिसे द सोशल फैक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब ये फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी जो है, दिस इज एक्सटर्नल टू अस एंड कॉन्स्ट्रेनिंग अपॉन अस। ठीक है, यानी बेसिकली ये इनविजिबल है, ये हमें नजर नहीं आती, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा ज्यादा होता है हम पे। फॉर एग्जाम्पल कि हमने मॉनेटरी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, लेकिन हमें पैसा यूज करना पड़ता है। ठीक है, हमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को इन्वेंट नहीं किया, लेकिन हमें उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोलना या किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज को, जैसे इंग्लिश है, उससे बोलने के लिए चूज नहीं किया गया, हमने नहीं चूज किया, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा। वाई? बिकॉज वी
need to survive in the society, and we have to survive in the society. That's why we choose to speak English, because it is an international language. ठीक है. अब ये जो इनविजिबल फाउंडेशंस है ना, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, बट दे आर एज रियल एज ब्रिक वॉल्स. इफ यू डिफाई अ सोशल फैक्ट, जैसे आप कपड़े पहनने से इनकार कर दें, टैक्स पे करने से इनकार कर दें, तो फौरन से विद इन सेकेंड्स सीवियर रेजिस्टेंस का सामना आपको करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये जो फाउंडेशंस हैं, ये आप बिल्ड नहीं करते, आप इनके अंदर ही पैदा हुए हैं. ठीक है. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू समराइज द होल पॉइंट, we can say that the foundation of society are both the most durable and the most fragile things happens to humans have ever created. ड्यूरेबल किस सेंस में कि सेंचुरीज में इसकी बुनियाद रखी गई. ठीक है. आर्किटेक्चर मतलब इट एम्बेडेड इन आर्किटेक्चर, जीन्स, लैंग्वेज एंड सबकॉन्शियसनेस. और कमजोर ये इतनी ज्यादा है कि इट इज एंटायरली मेड ऑफ ह्यूमन बिलीफ. ठीक है. यानी अगर इंसान अपना यकीन और अकीदा तोड़ दे तो फाउंडेशन गई, अकीदा गया, सोसाइटी गई. और अगर वो ना तोड़ना आए तो नस्ल दर नस्ल वही चीजें चलती चली जाएं. ठीक है. तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो क्या है कि इफ ट्रस्ट एरोड्स, अब कौन सा ट्रस्ट? सोशल ट्रस्ट एरोड्स. इफ द कलेक्टिव कंशियंस फ्रैक्चर्स, if institutions lose legitimacy, the foundations dissolve back into sand. वो दोबारा से रेत का हिस्सा बन जाती हैं. तो अल्टीमेट रियलाइजेशन हमारी क्या है? अगेन जो प्रीवियस लेक्चर्स में थी, वी आर सिमल्टेनियसली टीनेंट्स एंड आर्किटेक्ट्स. वी इनहेरिट द स्ट्रक्चर, वी लिव विद इन इट्स रूम. Through daily actions, votes, conversations, and raising children, we are constantly pouring new concrete, replacing rotten beams, and if we dare, redesigning the blueprint for the next generation. That was all for today's lecture. Hopefully I have cleared all the points. If you have any kind of question, I repeat myself, do ask me in the comment section, so I would reply you as soon as possible. Take care of yourself and keep supporting us. Thank you so much. Allah Hafiz.